हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल बीकेएस करियर पॉइंट। मैं हूं डुमन साहू। मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूं कक्षा 10वीं का विषय विज्ञान। पिछले जो लेक्चर है उसमें हमने क्या देखा था, बेसिक सा प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन समतल सतह से। अभी इसी अध्याय को हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था कि प्रकाश क्या होता है, समतल सतह क्या होता है। उसके बाद हमने परावर्तन देखा था, है ना, जिसमें कि क्या होगा, माध्यम एक ही रहेगा। उसके बाद हमने क्या देखा था, उसका दो नियम। पहला क्या चीज था कि I = R, आपतन कोण बराबर होगा किसके, परावर्तन कोण के। और उसके बाद हमने क्या देखा था, दूसरा जो नियम, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होंगे। उसके बाद हमने परावर्तन के प्रकार पढ़े। परावर्तन के दो प्रकार हमने देखे, एक नियमित परावर्तन और दूसरा अनियमित परावर्तन। ठीक, यहां तक करने के बाद हमने एक सवाल देखा था कि दर्पण को किसी भी कोण से घुमाने पर परावर्तित किरण कितने कोण से घूमेगी, इस टाइप का सवाल देखा था। ठीक है, तो अब देखो ये क्या है, आपका कोई समतल दर्पण है। क्या बोले हम, ये कोई आपका समतल दर्पण है। यहां पर कोई बिंदु वस्तु रखी हुई है। क्या चीज, कोई बिंदु वस्तु रखी हुई है। ठीक, अब यहां से बहुत सारी प्रकाश की किरणें आएंगी और क्या होंगी, इस समतल दर्पण के ऊपर आपतित होंगी। ये मान चलो एक प्रकाश किरण आपतित हुई और परावर्तन के पश्चात ये ऐसे चली गई। ठीक, एक और प्रकाश किरण क्या हुई, आपतित हुई और ये भी क्या हुई, परावर्तन के पश्चात वापस चली गई। आ रहा बच्चों, तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ दो किरणें आ रही है ना, वस्तु से बहुत सारी प्रकाश की किरणें आ रही है। लेकिन हम समझने के लिए भी क्या कर रहे हैं, दो किरणों को लेकर के चल रहे हैं कि अगर ये दो किरणें आ रही है तो हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा किसके द्वारा, जो समतल दर्पण है उसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। अब देखो ये जो किरणें आ रही हैं, ये जो परावर्तित किरणें हैं, क्या आपस में कहीं काटेंगी, नहीं काटेंगी। क्या होगी, ये दूर ऐसे जाती जाएंगी, अनंत पर भी ये नहीं काटेंगी, है ना। तो अगर ये किरणें आगे जाकर के कहीं काटती, मान के चलो अगर ये किरणें कहीं काटती तो जो प्रतिबिंब हमें देखने को मिलता, क्या मिलता, वास्तविक प्रतिबिंब हमें देखने को मिलता। लेकिन ये किरणें नहीं काट रही हैं तो हमें क्या मिलेगा, आभासी प्रतिबिंब। ठीक, अब हमें क्या मिलेगा, आभासी प्रतिबिंब। इस किरण को अगर हम क्या करें, इन दोनों किरणों को अगर पीछे बढ़ाएं, पीछे लेकर के जाएं, ठीक, तो ये किरणें क्या होंगी, किसी बिंदु पर एक दूसरे को काटेंगी, है ना। किसी बिंदु पर ये किरणें एक दूसरे को काटेंगी। तो यहां जो बिंदु हमें प्राप्त होगा, जिस बिंदु पर ये काटेंगी वहां पर हमको क्या मिलेगा, प्रतिबिंब मिलेगा। अगर ये परावर्तित किरणें आगे एक दूसरे को काटती तो हमें वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता। क्योंकि ये किरणें एक दूसरे को नहीं काट रही हैं तो हम क्या करेंगे, इन दोनों किरणों को पीछे लेकर के चलेंगे और वहां पर जो काटेंगे पीछे ले जाने के बाद तो जो प्रतिबिंब बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, आभासी प्रतिबिंब। तो देखो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कैसा बन रहा है, आपका आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक, तो बच्चों दूसरा पॉइंट है आपका सीधा एवं वस्तु के समान। अगर क्या हुआ, यहाँ कोई दर्पण रखी हुई है, ठीक, उसके सामने ये कोई वस्तु ऐसे सीधी रखी हुई है, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी क्या बनेगा, ऐसे ही बनेगा, मतलब सीधा प्रतिबिंब बनेगा। अगर यहाँ कोई वस्तु ऐसी रखी हुई है और उसका प्रतिबिंब ऐसे बने तो हम उसको क्या बोलेंगे, वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब। लेकिन यहाँ अगर ये वस्तु ऐसे रखी है, समतल दर्पण से जब परावर्तन होगा तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा बनेगा और जिस आकार की वस्तु रहेगी उसी के आकार की प्रतिबिंब हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट हमारा क्या है कि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी एवं दर्पण से वस्तु की दूरी बराबर होती है। मतलब यहां अगर मैं कोई बिंदु लेकर के चल रहा हूं या फिर कोई बिंदु वस्तु लेकर के चल रहा हूं, ठीक है, तो क्या होगा, प्रतिबिंब यहां बन रहा है, मान चलो, ठीक है। प्रतिबिंब हमें कैसे देखने को मिलेगा, आभासी प्रतिबिंब देखने को मिलेगा। यहां कोई वस्तु है तो प्रतिबिंब यहां बन रही है। ठीक, तो क्या बोल रहा है कि दर्पण से प्रतिबिंब की जितनी दूरी होगी, दर्पण से प्रतिबिंब की जितनी दूरी होगी, मान के चलो इसको हम क्या बोले, x बोले, तो फिर क्या होगा, वस्तु से दर्पण की दूरी भी हमें x देखने को मिलेगी। समझ में आ रहा बच्चों, जितनी दूरी पर आपका वस्तु होगा उतनी दूरी पर आपका प्रतिबिंब बनेगा।
जैसे जैसे हम वस्तु को पास लेते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, प्रतिबिंब भी पास आते जाएगा। वस्तु को अगर दूर करते जाएंगे तो प्रतिबिंब क्या होते जाएगा, दूर होते जाएगा। आ रहा बच्चों समझ। चौथा जो पॉइंट है क्या कह रहा है कि किसी वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए, किसी वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की न्यूनतम लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होती है। अगर मैं बोल रहा हूं कि यहां कोई वस्तु रखा हुआ है ना, तो इसका जो प्रतिबिंब है, इसका जो प्रतिबिंब है वो इस साइड में बन जाएगा। तो इसके लिए दर्पण कितनी चाहिए, है ना, इस पूरे वस्तु को देखने के लिए दर्पण कितनी चाहिए, दर्पण जितनी वस्तु की लंबाई रहेगी उसकी आधी चाहिए, है ना। अगर इस वस्तु की लंबाई हम बोल रहे हैं क्या चीज, 50 सेंटीमीटर है, तो फिर क्या होगा, यहां जो दर्पण हमें लगेगा, है ना, इस पूरे प्रतिबिंब को देखने के लिए जो दर्पण लगेगा वो कितना लगेगा, हमारा 25 सेंटीमीटर की दर्पण हमें आवश्यकता होगी, है ना। तो किसी वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की न्यूनतम लंबाई मतलब सबसे कम लंबाई, न्यूनतम का मतलब क्या है, सबसे कम लंबाई, जिसमें क्या हो उसका पूरा का पूरा प्रतिबिंब दिख जाए। अगर दर्पण उससे छोटा होगा तो पूरा प्रतिबिंब नहीं दिखेगा, है ना। तो न्यूनतम वह छोटी लंबाई जिसमें कि पूरा प्रतिबिंब देखने को मिल जाए, ठीक। तो कितनी रहेगी, दर्पण आधी रहेगी, जितना आपका वस्तु का आकार रहेगा, वस्तु की लंबाई रहेगी, है ना, उसकी आधी लंबाई की अगर हम दर्पण ले रहे हैं तो हम उस वस्तु को देख सकते हैं। जैसे कि हल्क की बात कर लो, हल्क कितना है, समथिंग 50 फीट का होगा, है ना। तो 50 फीट का अगर हल्क है तो हमें दर्पण कितना लगेगा, 25 फीट का हमें दर्पण लेना पड़ेगा, तब जाके पूरा हल्क का प्रतिबिंब हमें दिखेगा, ठीक है बच्चों। अगर हम 25 से कम किए, है ना, न्यूनतम लंबाई कितनी थी, 25 थी, अगर उससे और कम किए दर्पण की लंबाई तो पूरा प्रतिबिंब नहीं देख पाएंगे, ठीक बच्चों। पांचवा पॉइंट क्या है, बहुप्रतिबिंब। बहुप्रतिबिंब मतलब एक से अधिक प्रतिबिंब को हम क्या बोलेंगे, बहुप्रतिबिंब। तो बहुप्रतिबिंब अगर बनाना है तो एक दर्पण क्या करता है, सिर्फ एक ही प्रतिबिंब बनाता है। एक दर्पण क्या करेगा, एक ही प्रतिबिंब बनाएगा। तो हमें एक से अधिक दर्पण लेने पड़ेंगे, क्या करने के लिए, एक से अधिक प्रतिबिंब बनाने के लिए। तो मान के चलो ये दो हमने दर्पण ले लिया, ठीक, एक दर्पण पहला ये वाला और क्या किए, ये आपका दूसरा नंबर का दर्पण ले लिया। यहां पास क्या है, कोई बिंदु वस्तु या फिर कोई सा भी वस्तु रखा हुआ है, ठीक है। तो इसका कितना प्रतिबिंब बनेगा, अगर हम क्या किए, एक से अधिक दर्पण ले तो उसका कितना प्रतिबिंब बनेगा, है ना। उसको कैसे सॉल्व करेंगे, प्रतिबिंब की संख्या बराबर 360/θ-1 ऐसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि यहां पास देखो ध्यान से, ये 90 अंश के कोण पर है, कितने अंश के कोण पर है, 90। तो ये जो थीटा है, दोनों दर्पणों को जिस कोण से रखा गया है उसका वैल्यू है ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया, 360 अपान में क्या हो जाएगा, 90। दर्पण को हम जिस कोण से रखेंगे उसका वैल्यू रखेंगे, माइनस क्या होगा 1, तो क्या होगा 0 से 0 कैंसल, 9 चौके कितना हो गया 36, है ना। तो 4 माइनस 1 बराबर कितना मिल जाएगा, हमें 3 देखने को मिल जाएगा। तो अगर ये वस्तु कोई रखी हुई है दो दर्पणों के बीच में और दोनों दर्पणों को 90 अंश के कोण पर अगर रखा गया है तो उसके कितने प्रतिबिंब बनेंगे बच्चों, 3 प्रतिबिंब बनेंगे, ठीक। ऐसी क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यदि किसी वस्तु का समतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है, यदि कोई वस्तु समतल दर्पण से क्या है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, तो वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी। क्या हो रहा है कि कोई वस्तु है जो कि दर्पण से कितनी है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है। तो वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी, तो सीधी बात है, जब 30 सेंटीमीटर दूर क्या है दर्पण वस्तु से, तो दर्पण से प्रतिबिंब भी कितना सेंटीमीटर की दूरी पर होगा, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। कौन सा आंसर जाएगा, ए, ठीक है, यही जाएगा ना। अरे ए नहीं होगा, पूछो क्यों, पूछ क्या रहा है वो, वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी, पूछ क्या रहा है वो,
वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी, तो ये आपका वस्तु और ये आपका क्या है, प्रतिबिंब है, तो दोनों की दूरी फिर कितनी हो गई, 30 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 60 आपका सही आंसर जाएगा। ठीक है बच्चों, आ रहा है समझ। क्वेश्चन नंबर दूसरा देख रहे हैं, ठीक है। यदि किसी वस्तु की लंबाई 40 सेंटीमीटर है, कोई वस्तु है जिसकी लंबाई कितनी बोल रहा है वो 40 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये वस्तु की लंबाई आपकी कितनी है 40 सेंटीमीटर है, तो वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की न्यूनतम लंबाई, अगर इसका प्रतिबिंब देखना है तो सामने क्या होगा, एक दर्पण होगा, है ना, तो इस दर्पण की न्यूनतम सबसे छोटी लंबाई कितनी होनी चाहिए कि पूरा का पूरा जो वस्तु है वो हमें दिखाई दे। यदि किसी वस्तु की लंबाई 40 सेंटीमीटर है तो वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होगी, है ना। तो मैंने बताया दर्पण क्या होगी, जितना बड़ा आपका जो प्रतिबिंब रहेगा, है ना, प्रतिबिंब की लंबाई रहेगी उसका जस्ट आधा हमें क्या लेना पड़ेगा, दर्पण लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, दर्पण लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 40 सेंटीमीटर का अगर कोई वस्तु है तो हमें न्यूनतम दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी लेनी होगी, 20, क्या होती है, जस्ट आधी होती है ना, वस्तु की लंबाई की जस्ट आधी होती है क्या चीज, दर्पण की न्यूनतम लंबाई। अगर यहां पर दर्पण की न्यूनतम लंबाई ना पूछ करके प्रतिबिंब की लंबाई पूछे तो फिर कितनी होगी, तो वस्तु की जितनी लंबाई होगी वही क्या होगी, प्रतिबिंब की भी लंबाई होगी, ठीक। तो सेकंड वाले का आंसर क्या हो जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर। आ रहा है बच्चों, दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा, कोई वस्तु दो समतल दर्पण के बीच रखी है जिनके बीच कोई कोण 45 अंश है, तो दोनों दर्पणों द्वारा वस्तु के कुल कितने प्रतिबिंब बनेंगे। क्या पूछ रहे हैं, कुल कितने प्रतिबिंब बनेंगे, है ना। तो हमने एक फार्मूला देखा था, क्या चीज, प्रतिबिंबों की संख्या, प्रतिबिंब की संख्या बराबर क्या था, 360 बटे में थीटा माइनस 1। ये जो थीटा था वो क्या था, दोनों दर्पणों के बीच का कोण। तो देखो सॉल्व करते हैं, क्या दे रखा है, 45 अंश के कोण पर रखा गया है, ठीक। तो क्या होगा, 360 बटे में क्या हो जाएगा 45, दोनों दर्पणों को कितने कोण पर रखा गया है 45, माइनस में क्या हो जाएगा आपका 1, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 5 नहीं 45, 5 7 35 और 5 दूने 10, 9 8 कितना हो जाएगा आपका 72, तो 8 माइनस कितना हो जाएगा 1, तो फिर हमें कितने को मिलेगा, 7 प्रतिबिंब देखने को मिलेंगे। कितने प्रतिबिंब देखने को मिलेंगे बच्चों, 7 प्रतिबिंब देखने को मिलेंगे। तो ऐसे एग्जाम में बहुत इजी सवाल पूछे जाएंगे। जितने भी मैंने आपको पॉइंट बताए हैं उन सारे पॉइंट को आप कॉपी में लिख लीजिए और उसके बाद जो हमने ये 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, है ना, उसको एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिए। इसी टाइप के सवाल जो है आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो देखो बच्चों, पिछले वाले जो लेक्चर है और इस वाले लेक्चर है, दोनों को मिला करके हमने क्या किया है, प्रकाश का परावर्तन देख लिया। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे प्रकाश का अपवर्तन समतल सतह से। यहां तक आया बच्चों, समझ में आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।